पांचाल के राजा द्रुपद की कथा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र थे और उनकी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर पांचाल की भूमि पर हुआ था। ये स्वयंवर न केवल विवाह की परंपरा का उदाहरण बना बल्कि आर्य राज्यों की राजनीति में भी बड़ा मोड़ साबित हुआ। जब अर्जुन ने मत्स्य वेद कर द्रौपदी का वरण किया तब पांचाल और पांडवों के बीच गहरे वैवाहिक संबंध बने। इस घटना ने पांचाल को महाभारत के युद्ध में सीधे सीधे जोड़ दिया। द्रुपद स्वयं एक पराक्रमी शासक थे, लेकिन उनकी सत्ता द्रोणाचार्य से संघर्षों में कमजोर हुई। पांचाल महाजनपद की भूमि युद्धकला में भी प्रसिद्ध थी। यहाँ के लोग धनुर्विद्या, रथचलन और शस्त्र प्रयोग में प्रवीण थे। महाभारत काल की सेनाएं पांचाल की वीरता का उदाहरण थीं। यही नहीं, पांचाल में शिक्षा और युद्धकला दोनों का अद्भुत मेल देखने को मिलता था। आर्थिक दृष्टि से पांचाल महाजनपद समृद्ध था। गंगा यमुना के मैदानों में खेती बाड़ी भरपूर होती थी। जौ, गेहूं और चावल यहाँ की मुख्य उपज थी। पशुपालन और धातु उद्योग भी खूब विकसित थे। यहाँ के कारीगर मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार और शस्त्र बनाने में दक्ष थे। व्यापार मार्गों से पांचाल का संबंध वत्स, अवंती और मगध जैसे राज्यों से था। पांचाल की सांस्कृतिक देन सबसे बड़ी यह रही कि इसने वेद और उपनिषद की व्याख्या को गहराई दी। शिक्षा, साहित्य और दर्शन के केंद्र यहाँ से फले फूले। ब्राह्मणों और आचार्यों की प्रतिष्ठा इतनी थी कि उनके विचार राज्य की नीतियों को दिशा देते थे। यही कारण है कि उपनिषदों में पांचाल भूमि का विशेष उल्लेख मिलता है। लेकिन जब मगध साम्राज्य धीरे धीरे उत्तर भारत में सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरा, तो पांचाल का प्रभाव कम होने लगा। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे मगध शासकों के उदय के समय पांचाल का महत्व घटा और अंततः ये राज्य मगध साम्राज्य में समाहित हो गया। फिर भी पांचाल महाजनपद का नाम इतिहास के पन्नों में अमर है। ये राज्य केवल एक राजनीतिक सत्ता नहीं था, बल्कि शिक्षा, संस्कृति, युद्धकला और धर्म का संगम था। अहिच्छत्र और काम्पिल्य के अवशेष आज भी इस गाथा को दोहराते हैं कि कभी यहाँ ऐसा राज्य था जिसने भारतीय समाज और महाकाव्य संस्कृति को नई पहचान दी। यदि आपने यहाँ तक हमारा वीडियो सुना है तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी ना किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। हमारी कामना है कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल सच्ची कहानियां को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि उस जरूरतमंद की मदद हो सके जो किसी अभाव की वजह से महंगी कोचिंग नहीं कर सकता हो। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। गंगा और यमुना के पश्चिमी मैदान से लेकर राजस्थान के भीतरी हिस्सों तक फैली हुई एक ऐसी भूमि थी जिसने प्राचीन भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपनी अनूठी पहचान बनाई। यही था मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर कही जाती थी और जिसे आज हम राजस्थान के जयपुर आलवर क्षेत्र से जोड़ते हैं। यह महाजनपद अपनी वीरता, पशुपालन और महाभारत की कथाओं के लिए प्रसिद्ध हुआ। मत्स्य महाजनपद का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। ये राज्य पश्चिम की ओर फैले उन भूभागों में था जहां जल की कमी तो थी, लेकिन पशुधन और खनिज संपदा ने इसे विशेष बना दिया। यहाँ के लोग कठोर परिश्रमी, साहसी और युद्धकला में निपुण थे। मत्स्य समाज की जीवनशैली कृषिपरक होते हुए भी पशुपालन पर आधारित थी, क्योंकि राजस्थान की मरुस्थलीय भूमि उन्हें यही अवसर देती थी। महाभारत की कथाओं में मत्स्य का विशेष उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब पांडवों को अज्ञातवास बिताना पड़ा, तब वे विराटनगर में राजा विराट के यहाँ छिप कर रहे। युधिष्ठिर ने यहाँ दरबारी के रूप में, भीम ने रसोइये के रूप में, अर्जुन ने बृहन्नला नाम से नृत्याचार्य के रूप में, नकुल और सहदेव ने अश्वपाल और गोपाल के रूप में सेवा की। द्रौपदी भी सैरंध्री बनकर रानी सुदेशना के यहाँ रहीं। यही वह समय था जब मत्स्य महाजनपद की भूमि ने पांडवों के संघर्ष को शरण दी और उनकी कथा को अमर कर दिया। राजा विराट मत्स्य महाजनपद के प्रमुख शासक माने जाते हैं। वे वीर और उदार शासक थे। उनके समय में कुरु और मत्स्य के बीच कई संघर्ष हुए। महाभारत में वर्णित है कि जब कौरवों ने विराट के गोधन पर आक्रमण किया, तब अर्जुन ने बृहन्नला के रूप में ही युद्ध कर कुरु सेना को पराजित किया। इस घटना ने मत्स्य की भूमि को इतिहास में और भी गौरव दिलाया। राजनीतिक दृष्टि से मत्स्य महाजनपद कभी कभी कुरु और पांचाल जैसे राज्यों के बीच दबा हुआ दिखता था। फिर भी इसकी रणनीतिक स्थिति इसे विशेष बनाती थी।
ये राज्य उत्तर भारत के मैदानों और पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्रों के बीच स्थित था, जिससे यह व्यापार और सैन्य गतिविधियों का सेतु बन गया। आर्थिक दृष्टि से मत्स्य महाजनपद मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर आधारित था। यहाँ के लोग बैल, घोड़े और ऊंट पालते थे, जो युद्ध और परिवहन दोनों के लिए आवश्यक थे। लोहे और तांबे के औजार भी यहाँ बनते थे। मत्स्य के लोग वस्त्र निर्माण और धातु उद्योग में भी दक्ष थे। व्यापारिक दृष्टि से यह महाजनपद अवंती, कुरु और पांचाल से जुड़ा हुआ था। सांस्कृतिक रूप से मत्स्य महाजनपद की भूमि ने कई धार्मिक और सामाजिक परंपराओं को अपनाया। यहाँ वैदिक अनुष्ठान और यज्ञों की परंपरा थी। स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान मिला हुआ था, जिसका उदाहरण स्वयं द्रौपदी की उपस्थिति और भूमिका से मिलता है। यहाँ के समाज में वीरता और निष्ठा को सर्वोच्च गुण माना जाता था। कालांतर में जब मगध साम्राज्य ने उत्तर भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया, तब मत्स्य महाजनपद की स्वतंत्र सत्ता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसे बड़े राज्यों के अधीन बना दिया और अंततः यह मगध साम्राज्य का अंग बन गया। फिर भी मत्स्य महाजनपद की ऐतिहासिक पहचान आज भी जीवित है। इसकी भूमि ने पांडवों को शरण दी, इसके राजा विराट ने पांडवों के साहस और सत्य को समर्थन दिया और इसकी कथाएं महाभारत जैसे महाकाव्य में अमर होकर रह गईं। विराटनगर के पुरातात्विक अवशेष आज भी इस गाथा के साक्षी हैं, जो बताते हैं कि कभी यहाँ एक ऐसा राज्य था जिसने प्राचीन भारत की राजनीति और संस्कृति दोनों में अपनी गहरी छाप छोड़ी। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक नगर प्राचीन भारत की संस्कृति और राजनीति का हृदय स्थल बना। यह था काशी महाजनपद, जिसकी राजधानी वाराणसी थी और जिसे काशी या बनारस के नाम से भी जाना गया। यह नगर न केवल अपने समय का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। काशी की भूमि इतनी उपजाऊ थी कि यहाँ की संपन्नता का उल्लेख बौद्ध और जैन ग्रंथों से लेकर महाकाव्यों में बार बार किया गया। काशी महाजनपद का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ, लेकिन इसका महत्व इससे बहुत पहले से स्थापित था। वाराणसी का नाम आते ही धर्म, आस्था और अध्यात्म का भाव स्वतः ही जाग उठता है, क्योंकि यही वह भूमि थी जहां यज्ञों और वैदिक अनुष्ठानों की परंपरा अपने चरम पर पहुंची और बाद में यही भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में देकर धर्मचक्र प्रवर्तन किया। राजनीतिक दृष्टि से काशी महाजनपद प्रारंभ में अत्यंत शक्तिशाली था। वाराणसी की भौगोलिक स्थिति इसे विशेष लाभ देती थी, क्योंकि यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था और व्यापारिक मार्गों का मुख्य केंद्र था। यहाँ के शासक अत्यंत महत्वाकांक्षी थे और उन्होंने अपने राज्य को विस्तार देने का प्रयास किया। बौद्ध साहित्य में काशी के अनेक राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों को चुनौती दी। काशी का सबसे प्रसिद्ध संघर्ष कोसल राज्य के साथ हुआ। प्रारंभ में काशी इतना शक्तिशाली था कि उसने कोसल, अंग और मगध तक पर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया। लेकिन धीरे धीरे कोसल और मगध के राजाओं ने अपनी शक्ति बढ़ाई और काशी का वर्चस्व कम होने लगा। बौद्ध ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि काशी और कोसल के बीच बार बार युद्ध हुए। कभी काशी कोसल पर हावी होता तो कभी कोसल काशी को पराजित कर उसके क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता। अंततः कोसल नरेश प्रसेनजित के समय में काशी को कोसल में मिला लिया गया। काशी महाजनपद के राजाओं ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अनेक यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान किए। वैदिक धर्म के प्रचार और संरक्षण में उनका योगदान विशेष रहा। यही नहीं, काशी की भूमि शिक्षा और विद्या का केंद्र भी बनी। यहाँ अनेक विद्वान, ऋषि और आचार्य रहे, जिन्होंने वैदिक मंत्रों और उपनिषदों की व्याख्या की। आर्थिक दृष्टि से काशी महाजनपद अत्यंत समृद्ध था। गंगा के किनारे की उपजाऊ भूमि धान, जौ और गेहूं की भरपूर पैदावार देती थी। वाराणसी अपने समय का बड़ा व्यापारिक केंद्र था। यहाँ कपड़ा उद्योग विशेष रूप से विकसित था और काशी की बारीक बनावट वाली रेशमी वस्त्र दूर दूर तक प्रसिद्ध हुए। धातु उद्योग और काष्ठ शिल्प भी यहाँ की पहचान बने। सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से काशी महाजनपद का महत्व सबसे अधिक रहा। यह नगर आस्था का प्रतीक बन गया। वैदिक यज्ञों की गूंज, गंगा की आरती और ऋषियों की तपस्या ने इसे पवित्र बना दिया। यही नहीं, जैन परंपरा के अनुसार भगवान पार्श्वनाथ, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, उनका जन्म भी काशी की भूमि पर हुआ। इस प्रकार यह नगर बौद्ध और जैन दोनों धर्मों से भी जुड़ा रहा।
जब मगध साम्राज्य ने बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शक्तिशाली शासकों के अधीन विस्तार किया, तब काशी महाजनपद की स्वतंत्र सत्ता लगभग समाप्त हो गई। परंतु इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व कभी कम नहीं हुआ। वाराणसी युग युगांतर तक भारतीय संस्कृति का ध्वजवाहक बना रहा। यदि आपने यहाँ तक हमारा वीडियो सुना है तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी ना किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। हमारी कामना है कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल सच्ची कहानियां को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि उस जरूरतमंद की मदद हो सके जो किसी अभाव की वजह से महंगी कोचिंग नहीं कर सकता हो। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। काशी महाजनपद की यह गाथा बताती है कि कैसे एक राज्य केवल राजनीतिक शक्ति से ही नहीं, बल्कि अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर से भी इतिहास में अमर हो सकता है। गंगा के तट पर बसा वाराणसी आज भी वही प्राचीन परंपराएं जीवित रखे हुए है जो हजारों वर्ष पहले काशी महाजनपद की पहचान बनी थी। गंगा और घाघरा नदियों के बीच की उपजाऊ धरती पर एक ऐसा राज्य विकसित हुआ जिसने प्राचीन भारत की राजनीति, धर्म और संस्कृति पर गहरी छाप छोड़ी। यह था कोसल महाजनपद, जिसकी राजधानी प्रारंभ में अयोध्या रही और बाद में श्रावस्ती उसका प्रमुख केंद्र बनी। अयोध्या का नाम आते ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की स्मृति जाग उठती है, और श्रावस्ती का नाम आते ही भगवान बुद्ध के उपदेश और संघ जीवन का स्मरण होता है। यही कारण है कि कोसल महाजनपद राजनीति और धर्म दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। कोसल महाजनपद का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ और इसके शासकों ने लंबे समय तक इस क्षेत्र में प्रभुत्व जमाए रखा। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध शासक प्रसेनजित माना जाता है, जिसे पाली साहित्य में पस्सेंदी कोसल कहा गया है। प्रसेनजित बुद्धकालीन समय का महान शासक था, जिसने अपने राज्य को व्यवस्थित ढंग से चलाया। वह बौद्ध धर्म का संरक्षक था और भगवान बुद्ध का समकालीन भी। श्रावस्ती में जेतवन विहार की स्थापना भी उसके शासनकाल से जुड़ी हुई है, जहां बुद्ध ने अनेक वर्ष वर्षावास बिताया और अपने उपदेश दिए। कोसल महाजनपद का राजनीतिक प्रभाव इतना व्यापक था कि यह बार बार अपने पड़ोसी राज्यों से टकराता रहा। काशी महाजनपद के साथ इसका संघर्ष सर्वाधिक प्रसिद्ध है। काशी की उपजाऊ भूमि और वाराणसी जैसे नगर कोसल के लिए सदैव आकर्षण का केंद्र रहे। प्रारंभ में काशी शक्तिशाली था, परंतु धीरे धीरे प्रसेनजित ने काशी को अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार काशी कोसल का अंग बन गया। लेकिन मगध साम्राज्य के उदय ने कोसल की शक्ति को चुनौती दी। प्रसेनजित और मगध के राजा बिंबिसार के बीच संबंध मित्रतापूर्ण भी रहे और वैवाहिक गठजोड़ भी हुए। कहा जाता है कि प्रसेनजित ने अपनी बहन का विवाह बिंबिसार से किया था। इस प्रकार दोनों राज्यों के बीच सामंजस्य बना रहा। किंतु जब अजातशत्रु मगध का राजा बना, तब कोसल और मगध के बीच संघर्ष होने लगे। कोसल और मगध के युद्धों ने उत्तर भारत की राजनीति को नई दिशा दी। कोसल महाजनपद की आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ थी। गंगा और घाघरा नदियों की उपजाऊ धरती धान, जौ और गेहूं की भरपूर उपज देती थी। पशुपालन और व्यापार भी यहाँ खूब विकसित थे। श्रावस्ती और अयोध्या व्यापारिक नगर थे, जहाँ दूर दूर से व्यापारी आते थे। धातु उद्योग और शिल्पकला भी यहाँ प्रसिद्ध थी। सांस्कृतिक दृष्टि से कोसल की भूमि अद्वितीय थी। अयोध्या तो पहले से ही धार्मिक आस्था का केंद्र रही, क्योंकि यही श्रीराम की नगरी थी। बाद में श्रावस्ती भगवान बुद्ध के कारण प्रसिद्ध हुई। यहाँ के शासकों ने बौद्ध संघों को भूमि दान दी और विहारों की स्थापना कराई। बौद्ध ग्रंथों में श्रावस्ती का उल्लेख बार बार हुआ है। यही नहीं, जैन धर्म से भी कोसल का संबंध रहा। इस प्रकार यह भूमि वैदिक, बौद्ध और जैन परंपराओं का संगम बनी। कोसल महाजनपद के पतन का कारण मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बना। अजातशत्रु और उसके उत्तराधिकारियों की शक्ति के सामने कोसल टिक नहीं पाया और धीरे धीरे मगध साम्राज्य में समाहित हो गया। फिर भी कोसल का नाम इतिहास में अमर रहा। ये वह भूमि थी जहां धर्म और राजनीति का अद्भुत संगम हुआ। अयोध्या और श्रावस्ती जैसे नगरों ने इसे अमर बना दिया। प्रसेनजित जैसे राजा और भगवान बुद्ध जैसे महापुरुषों की उपस्थिति ने कोसल महाजनपद को युगों युगों तक भारतीय संस्कृति के शिखर पर बनाए रखा। गंगा और गोदावरी नदियों के बीच फैली भूमि में अंग महाजनपद ने अपनी विशेष पहचान बनाई।
ये वह क्षेत्र था जहां व्यापार, कृषि और युद्धकला का अद्भुत संगम हुआ। इसकी राजधानी चंपानगर थी, जो अपने बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध हुआ। चंपानगर के बाजार दूर दूर तक फैले हुए थे, जहां व्यापारी रेशम, नमक, घोड़े और धातुएं लाते और बेचते थे। यहाँ का हर कोना जीवन और समृद्धि से भरा था, और नगर की प्राचीरें इसे बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित बनाए रखती थी। अंग महाजनपद का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, और यह राज्य अपने वीरता, प्रशासनिक दक्षता और सांस्कृतिक वैभव के लिए प्रसिद्ध हुआ। अंग का शासन प्राचीन कुरु वंश से जुड़ा माना जाता है, और इसका सबसे प्रसिद्ध शासक कर्ण था, जिसे महाभारत में दानवीर कर्ण कहा गया। कर्ण की वीरता और उदारता की कथाएं आज भी भारतीय लोककथाओं में जीवित हैं। उनके समय में अंग महाजनपद न केवल युद्धकला बल्कि कला और साहित्य का केंद्र भी था। कर्ण का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वह एक निडर योद्धा था, रथ और धनुर्विद्या में प्रवीण, और साथ ही उदार हृदय का व्यक्ति। उनके द्वारा आयोजित दान और त्याग की कथाएं अंग महाजनपद की महानता को और बढ़ाती थीं। उनका विवाह और वैवाहिक संबंध भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। इस विवाह ने पड़ोसी राज्यों के साथ गठबंधन स्थापित किया और अंग की शक्ति को मजबूत किया। अंग महाजनपद के राजनीतिक परिदृश्य में लगातार बदलाव आते रहे। मगध का उदय और बिंबिसार तथा अजातशत्रु की महत्वाकांक्षा ने अंग पर दबाव डाला। युद्ध और कूटनीति के माध्यम से मगध ने धीरे धीरे अंग को अपने अधीन कर लिया। बावजूद इसके, अंग के नगर और बाजार लंबे समय तक व्यापार और संस्कृति के केंद्र बने रहे। अंग महाजनपद का समाज कृषि, पशुपालन और व्यापार पर आधारित था। यहाँ धान, जौ और अन्य अन्न की पैदावार प्रचुर मात्रा में होती थी। पशुधन में घोड़े और हाथी मुख्य रूप से युद्ध और परिवहन के लिए पालते थे। कारीगर धातु, मिट्टी और लकड़ी से अद्भुत शिल्प और औजार बनाते थे। पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन यहाँ व्यापार को सुव्यवस्थित करता था। सांस्कृतिक दृष्टि से अंग महाजनपद अत्यंत समृद्ध था। महाभारत कालीन कथाओं के अनुसार पांडवों और कर्ण जैसे योद्धाओं की कथाएं यहाँ के लोक जीवन और धर्म से गहरे जुड़ी थी। अंग की भूमि में शिक्षा और धर्म का गहरा प्रभाव था। बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी यहाँ बड़े आदर के साथ अपने धर्म का पालन करते थे। हालांकि अंग का स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व मगध साम्राज्य के उदय के समय समाप्त हो गया, लेकिन इसकी सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान अमर रही। चंपानगर और उसके व्यापारिक मार्ग आज भी पुरातात्विक खोजों के माध्यम से यह प्रमाणित करते हैं कि कभी अंग महाजनपद एक ऐसा राज्य था जिसने युद्धकला, व्यापार और संस्कृति में समृद्धि का प्रतीक बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। अंग महाजनपद की यह गाथा बताती है कि एक राज्य केवल सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि व्यापार, संस्कृति और नीति की समझ से भी इतिहास में अमर हो सकता है। कर्ण और उसके नगरवासियों की वीरता और उदारता आज भी भारतीय इतिहास के पन्नों में जीवित है, और चंपा के अवशेष इसकी गवाही देते हैं।